हेलो लर्नर्स। आज मैं आपके सामने नॉलेज एंड एजुकेशन कोर्स का दूसरा लेक्चर लेकर के उपस्थित हुई हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ नॉलेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है और कंसेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। यदि हम पिछले लेक्चर पर गहराई से चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं एपिस्टेमोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसके बिना हमारा ज्ञान जो है वो परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड इट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रुथ एंड लाई। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो हम देखें कि प्लेटो ने एपिस्टेमोलॉजी को डिफाइन किया है एज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक बिलीफ है, एक ट्रुथ है और एक जस्टिफिकेशन है। तो इसको अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे मैं कहूँ कि हमारे कॉलेज के प्रांगण में हर्बल गार्डन, तो ये मेरा बिलीफ है। ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये सत्य भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। तो अगर कोई इसको मानता है कि ये झूठ है तो मैं इसको जस्टिफाई कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसे कर सकती हूँ क्योंकि मैं वहां रोज जाती हूँ, मैंने उस प्रांगण को देखा है, इसलिए मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ ये बात कह सकती हूँ कि हाँ, हमारे कॉलेज के प्रांगण में हर्बल गार्डन है और वहां पर ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है। तो ये क्या हुआ, अब ये पीस ऑफ नॉलेज हुआ। तो अगर हम एपिस्टेमोलॉजी के और अधिक उदाहरणों को देखें तो हम लीगल अफेयर का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर जो लॉजिकल फैक्ट्स हैं और छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं एविडेंस के, उनको इकट्ठा किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है क्राइम सीन की, और सिमिलर केसेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी किया जाता है। उसके बाद सभी तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो है, आप एक केस जो है अपना स्ट्रांग बनाते हो और फिर तभी उसको हम अपराधी को सजा दिलवा सकते हैं। और जैसे आ, हम लोग अपने सोशल मीडिया का यदि पासवर्ड भूल जाएं तो उसको, अगर हम ना भी भूलें और हम उसको चेंज करना चाहें तो एक यूजर के पास वेरिफिकेशन कोड आता है। तो वो कोड जो है वो इस बात को एश्योर करता है कि यूजर जो है वो जेन्युइन है। तो ये भी एपिस्टेमोलॉजी का एक पार्ट है। यहाँ पे भी एपिस्टेमोलॉजी का कंसेप्ट आता है जब हम यूजर की जेन्युइननेस को चेक करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जो टेक्निकल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको भी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोसेसेस के हेल्प से सॉल्व किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये सारे जो भी कुछ हम अपनी दैनिक दिनचर्या में अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं, वहाँ हर जगह हम ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हुई एपिस्टेमोलॉजी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नॉलेज या फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ ए प्रायरी नॉलेज से। ए प्रायरी नॉलेज को हम नॉन एम्पिरिकल नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अनुभव या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर आधारित नहीं होती, ये प्रयोग सिद्ध नहीं होती है। तो इसमें जो भी कथन होते हैं वो पहले से ही हमारी बुद्धि में होते हैं और सत्य होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, हरा एक रंग है, लाल एक रंग है, तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो रंग है। हरा भी एक रंग है, लाल भी एक रंग है। तो ये जो कथन है ये क्या हुआ, ये ए प्रायरी नॉलेज हुआ। और जितने भी मैथमेटिक्स और लॉजिकल प्रोपोजिशंस होते हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। इनको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रायरी नॉलेज तो एक जस्टिफिकेशन रीजन प्रोवाइड करता है
थिंकिंग के लिए, प्रपोजिशंस को सॉल्व करने के लिए, और पोस्टररी नॉलेज का जो भी हम आगे बात करेंगे अगले प्रकार की, उसके लिए एक बेस बनाता है। और अ, जैसे हम कहें कि मैथमेटिकल जितने भी ट्रुथ हैं वो यूनिवर्सल हैं और सर्टेन हैं, वो निश्चित होते हैं, वो सत्य होते हैं, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कौन से प्रकार की नॉलेज हुई? ये हुई ए प्रायरी नॉलेज। इसके बाद अगले प्रकार की नॉलेज है एम्पिरिकल नॉलेज, या जिसको हम पोस्टररी नॉलेज भी कहते हैं। एम्पिरिकल नॉलेज जो है वो बाद में आती है, और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। हमारे मानव के जो भी अनुभव होते हैं, और अब अनुभवात्मक जो साक्ष्य होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। वो इसके अनुसार ज्ञान जो है वो अवलोकन और प्रयोग का परिणाम, यानी नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पोस्टररी नॉलेज जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही हमें आती है। साइंस और साइंटिफिक नॉलेज पोस्टररी नॉलेज के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। पर साइंस के जितने भी ट्रुथ होते हैं, या साइंस ने जिन जिन चीजों को प्रूव किया है, वो अम, प्रासंगिक होते हैं या प्रोबेबल होते हैं। उनको नई खोजों के द्वारा झुटलाया जा सकता है, या उनको नई खोजों के द्वारा नकारा जा सकता है। इसलिए पोस्टररी नॉलेज इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस and is understood in proper context through logical analysis and due reflection। तो ये हुई पोस्टररी नॉलेज, जो हमारे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पर हमें प्राप्त होती है। ये एम्पिरिकल नॉलेज होती है। तो तीसरे प्रकार की नॉलेज है रिवील्ड नॉलेज, या जिसको हम प्रगट ज्ञान भी कहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड, इसको हम सुप्रीम सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं, यानी परम आत्मज्ञान, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हमारा ट्रू सेल्फ होता है। हम खुद होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो इसलिए इस इस ज्ञान के द्वारा हम स्वयं की पहचान करते हैं, हम ईश्वर की पहचान करते हैं। कभी कभी प्रकट ज्ञान को वो ज्ञान भी माना जाता है जो भगवान द्वारा बताया गया है, या भगवान द्वारा किसी संत को, किसी प्रोफेट को दिया गया है। और इसलिए इसको इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड भी कहा जाता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था। और रिविलेशन जो है वो जनरल भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट रिविलेशन यानी जो भगवान ने खुद से कोई ज्ञान दिया, जैसे कि भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है, वो है डायरेक्ट नॉलेज। सामान्य प्रगट ज्ञान जो है वो ज्ञान है जिसके माध्यम से परमेश्वर स्वयं को प्रकट या व्यक्त करते हैं। वो कौन सा ज्ञान हुआ? वो सामान्य प्रकट ज्ञान हुआ, जिसके माध्यम से परमेश्वर स्वयं को प्रकट या व्यक्त करते हैं। तो उनकी बनाई हुई जो चीजें हैं, जैसे प्रकृति है, उनको स्टडी करके, उनको अनुभव करके हम ईश्वर के बारे में सीखते हैं। तो ये हुआ प्रगट ज्ञान, जिसमें साधक ईश्वर की खोज करते हैं और उसके सत्य के बारे में सीखते हैं, या तो तर्क से, या विश्वास से, या प्रगट ज्ञान के माध्यम से। इसके बाद है एक्सप्लिसिट नॉलेज, जिसको हम स्पष्ट ज्ञान या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। और ये वो ज्ञान है जो औपचारिक और संहिताबद्ध किया जाता है। और इस ज्ञान की विशेषता ये है कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से लोग इस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पष्ट ज्ञान को, यानी एक्सप्लिसिट नॉलेज को आवश्यकता के अनुसार आसानी से हम पहचान सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये आसानी से उपलब्ध होने वाला ज्ञान है। अगर इसके उदाहरणों को हम देखें तो जो भी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, पुस्तकें हैं, और मैनुअल्स हैं, वीडियोस हैं, डेटाबेसेस हैं,
नोट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे एक्सप्लिसिट नॉलेज के एग्जाम्पल्स। उसके बाद है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इट इज रेफर टू एज इंट्यूटिव नॉलेज या नो हाउ rooted in experience and values of a person, और it is most difficult to express। इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर पाते, इसको हम शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि टैसिट नॉलेज जो होती है वो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है, बुद्धि में रहती है, और बहुत से मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, जैसे बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज और विजन। तो इनके अलावा ऑक्यूपेशनल स्किल्स हैं, कुछ हर एक व्यक्ति की अपनी स्पेसिफिक प्रतिभाएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, और कुछ उसकी खुद की एक्सपर्टीज हैं। वो सब कुछ क्या है, वो टैसिट नॉलेज है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत मुश्किल है उसको एक्सप्रेस करना। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं पर्सनल विजडम, किसी का व्यक्तिगत ज्ञान है, अनुभव है, अंतर्दृष्टि है, अंतर्ज्ञान है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये टैसिट नॉलेज के हैं, क्योंकि वो नॉलेज उस व्यक्ति के बुद्धि में रहती है, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इट इज वेरी वेरी पर्सनल इन नेचर एंड इट इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसके बाद हम बात करेंगे एम्बेडेड नॉलेज, जिसको हम अंतर्निहित ज्ञान भी कहते हैं। तो जैसे हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बहुत सारी सांस्कृतिक प्रथाओं के संपर्क में आते हैं, कामकाजी दिनचर्या यानी ऑफिस में जाकर हमें ये करना है, वो हम ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी ज्ञान है वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अंतर्निहित ही पाया जाता है, वो हमें मालूम होता है और हम उसी के अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, या इंस्ट्रक्शनल मैनुअल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, वर्क एथिक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्रैक्टिसेस हैं, वो सारे एम्बेडेड नॉलेज के अंदर आते हैं या उसके एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी नॉलेज। डिसिप्लिनरी नॉलेज यानी जितने भी विषय बच्चे विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में पढ़ते हैं, वो एक ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज के सब डिवीजन या डिविजन्स होते हैं। तो डिसिप्लिन जो है इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर बहुत सारी एग्जिस्टिंग नॉलेज का पूरा एक स्पेक्ट्रम की तरह उसमें वो इंक्लूडेड होता है। और बहुत अगर हम पुराने समय से देखें, हिस्टोरिकली अगर हम देखें, तो इंडिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी जो लर्निंग है उनको अलग अलग डिसिप्लिन में डिवाइड करने की कोशिशें रही हैं। और हमारे देश में जो एंशियंट इंडिया के डिसिप्लिन रहे हैं वो हैं फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। इस तरीके से हमारे यहाँ ये डिसिप्लिन रहे प्राचीन भारत में। और ऐसा भी माना जाता है कि फिलॉसफी यानी दर्शन जो है वो सभी विज्ञानों की जननी है। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री ब्रांच्ड फ्रॉम नेचुरल फिलॉसफी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से आए? नेचुरल फिलॉसफी से आए। सिमिलरली आज जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो कहाँ से आई? मेंटल साइकोलॉजी, मेंटल फिलॉसफी से आई। सोशल साइंसेस जिसमें हम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो मॉरल फिलॉसफी से आए। तो एंशियंट इंडिया की जो दर्शन शास्त्र हैं, ऐसा माना जाता है कि वहीं से ये भिन्न भिन्न प्रकार के साइंसेस जो हैं ये निकले हैं। तो अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है, स्कूल्स में, एकेडमिया में, ये डिसिप्लिन वर्ड बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। हर डिसिप्लिन का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, उसका मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मटेरियल
सबका अपना अलग अलग होता है। एक तरफ तो डिसिप्लिन जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है, और दूसरी तरफ हम देखें तो डिसिप्लिन जो है इट इमर्ज विद द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आजकल डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंटरैक्टिव होते जा रहे हैं और नए नए अप्लाइड एरियाज को भी जन्म दे रहे हैं। तो इसी वजह से इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा आजकल चलन में देखी जा रही हैं। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी ये आह्वान है कि हम विद्यालयों में और महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ऑफर करें, ताकि वो एक एयर टाइट कंपार्टमेंट में रहकर ही एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज ना गेन करें। उनको अलग अलग विषय पढ़ने का मौका मिले, उनकी जो अ, उनका ज्ञानवर्धन हो, और वो अलग अलग विषयों को अपने जीवन के साथ जोड़ पाए। तो ये तो हुई बात डिसिप्लिन की। और इसके बाद हम आते हैं अगले प्रकार की नॉलेज, वो है इंडिजीनियस नॉलेज। इंडिजीनियस को कभी कभी हम लोकल नॉलेज भी कह सकते हैं, या हम ट्रेडिशनल नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये कल्चरली एम्बेडेड होती है कल्चरल प्रैक्टिसेस में। हमारे जो संस्कृति है, ट्रेडिशंस हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनके अंदर ये अंतर्निहित होती है इंडिजीनियस नॉलेज। तो इसलिए ये एक कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ टैसिट नॉलेज, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी कम्युनिटी का, उनके समाज की सांस्कृतिक परंपराएं क्या क्या हैं और उनको कैसे फॉलो करना है, वो ही उसको कॉडिफाई कर पाते। तो ये इस प्रकार का जो ज्ञान है वो कैसे उत्पन्न होता है? वो ऐसे उत्पन्न होता है कि जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहां पे जो रहने वाले लोग होते हैं, वो बहुत लंबे समय से एक नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उस नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते करते उनको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो साल दर साल जो है वो ऐसा ज्ञान एक्यूमुलेट होता रहता है। और वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपने ज्ञान को, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। कहानियों के जरिए, लोकगीतों के जरिए, लोक संगीत के जरिए, लोक नृत्य के जरिए, कविताएं हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सारी चीजें मिल करके ये माध्यम है उस इंडिजीनियस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का। और ये नॉलेज एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होती है, या तो ओरली या डे टू डे प्रैक्टिसेस जो बच्चे देखते हैं, नई जनरेशन देखती हैं, वो उसको फॉलो करती रहती है। तो ये बात हुई इंडिजीनियस नॉलेज की। इंडिजीनियस नॉलेज के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आयुर्वेदा का एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंडिजीनियस सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया में। ऐसे ही योग, उसकी भी इंडिजीनियस रूट्स हैं। और रिस्पेक्ट एंड रिलीजियस सेंटिमेंट और बिलीफ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये भी इंडिजीनियस नॉलेज से एसोसिएटेड है। ये इंडिजीनियस नॉलेज जो है वो ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रेजेंट करती है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और पर एक बात जो सोचने वाली है, चिंतन चिंतन करने वाली है, वो ये है कि आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, फॉर्मल सिस्टम जो है, उसमें ये इंडिजीनियस नॉलेज कहीं ना कहीं खोती जा रही थी। और बहुत सारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स और सिस्टम जो थे सस्टेनेबल लिविंग के, वो वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से लुप्त होते जा रहे थे हमारे यहाँ से। तो इसके लिए भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए जो है वो प्रस्तावना की गई है। और बहुत सारे प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं कि हम विद्यालयों में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लाएं और बच्चों को सिखाएं कि हमारे यहाँ का भारतीय संस्कृति से संबंधित जो ज्ञान है वो कितना समृद्ध है, कितना शक्तिशाली है, और हमारी सांस्कृतिक धरोहर उसको संभाल के रखना, उसके बारे में जानना कितना आवश्यक है। तो ये बात हुई इंडिजीनियस नॉलेज की।
इसके बाद अगला टाइप आता है साइंटिफिक नॉलेज का। साइंटिफिक नॉलेज क्यों जनरेट हुई? बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ मैन टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। क्योंकि मानव जो है, मनुष्य जो होता है, वो बहुत जिज्ञासु होता है। उसको जिज्ञासा है कि प्रकृति में जो भी कुछ है वो क्यों है, कैसे है, क्या है। तो वो एक उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करता है। और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत सिस्टमेटिक होती है, साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड होती है। इसीलिए उनको साइंस इसीलिए इसको साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है। और इस नॉलेज की जो क्रिएशन है, इट इन्वॉल्व्स इंटेंसली सीकिंग टू आंसर अ क्वेश्चन। किसी एक प्रश्न को लेकर के उसके ऊपर गहन अनुसंधान और अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक नया ज्ञान जो है उसकी सृजना होती है और उसका सृजन होता है। उसके बाद एक नए ज्ञान का सृजन होता है और तब वो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो मानी जाती है, जिसमें हम इसको सिस्टमेटिक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और डेटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है, और फाइनली कुछ वैलिडेशन भी किया जाता है लास्ट में, और जनरलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज है, तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई भी सब्जेक्टिव बिलीफ या अनसपोर्टेड स्पेकुलेशन या अनसपोर्टेड एविडेंस को लाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि ये एक इंसाइट देती है किसी भी नेचुरल फिनोमिना में। और हम ये भी कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो एब्सोल्यूट या हमेशा के लिए सर्टेन नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे तकनीक में विकास होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, और हमारे जो ऑब्जर्वेशनल टूल्स हैं हमारे जो ऑब्जर्वेशन टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनमें इम्प्रोवाइजेशन होता है, तो फिर न्यू एविडेंसेस आ जाते हैं, तो पुरानी नॉलेज को वो चैलेंज कर सकते। तो इस केस में या तो जो पुराने एविडेंस हैं उनको रीइंटरप्रेट करना पड़ता है इन द फेस ऑफ न्यू एविडेंसेस, और या फिर दोनों को एक साथ में ऑल्टर करना पड़ता है। तो ये बात है साइंटिफिक नॉलेज की, जो प्योरली एक्सपेरिमेंट और एक सिस्टमेटिक स्टडी पर बेस्ड होती है। उसके बाद है कोर्स कंटेंट नॉलेज। कोर्स कंटेंट नॉलेज रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। जो हमारे सिलेबस में एक कोर्स का कंटेंट होता है, उससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कोर्स कंटेंट नॉलेज होती है। और स्कूलों में अगर हम देखें तो ये अलग अलग विषयों में बटी हुई है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। इस तरीके से इन विषयों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम कोर्स कंटेंट नॉलेज कहते हैं। और इसमें हर एक सब्जेक्ट जो है वो अ, अपने अ, से अपने कंटेंट से रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स, कंसेप्ट्स, लॉज, थ्योरीज, मॉडल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, वो सब कुछ प्रेजेंट करता है। और हर सब्जेक्ट as per its discipline has a unique structure, method of teaching, और has its own specific pedagogy. इसके बाद जो अगली टाइप की नॉलेज है वो है अपरा और पराविद्या। इंडियन वे ऑफ थिंकिंग जो है उसमें दो तरीके की नॉलेज बताई गई, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या यानी लोअर नॉलेज और पराविद्या यानी हायर हायर नॉलेज। तो जैसे जैसे हम अपरा से परा की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही हम और ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति करते जाते हैं, और इस सांसारिक अ, जो मोह माया है उससे मुक्त होते जाते हैं। तो अपरा विद्या को हम लोअर नॉलेज कहते हैं, क्योंकि ये हम अपनी इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। इट इज अटेन्ड थ्रू सेंसेस एंड इट इज कन्फाइंड टू इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस, और इट रेफर्स टू द हाईएस्ट स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी हमें एम्पिरिकल साइंस से और जो भी अलग अलग डिसिप्लिन से, कंटेंट से हमें ज्ञान मिलता है, वो सारा अपरा विद्या में आता है। और
इसमें हमारी सेंसेस और इंटेलेक्ट इंक्लूड होती हैं, हमारे कॉम्प्रिहेंशंस इंक्लूडेड होते हैं, और ये जो लोअर नॉलेज है, ये वर्ल्डली नॉलेज भी हम इसको बोलते हैं, संसारिक ज्ञान। और ये जरूरी भी है लेना, क्योंकि अगर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और इस संसार में हमें अपना भरण पोषण करना है, अपने परिवार को चलाना है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति होना भी जरूरी है। और इस ज्ञान को सीखकर हम फिर परा ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, परा विद्या की तरफ हम जा सकते हैं। तो लोअर नॉलेज को थोड़ा सा इल्यूजनरी और अनरिलायबल माना गया है, क्योंकि ये वाली जो नॉलेज है ये आसानी से करप्ट हो सकती है, इल्यूजन क्रिएट करती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारक हो सकते हैं इसके, क्योंकि ये सेंसरी नॉलेज है, इट डिपेंड्स ऑन अवर सेंस परसेप्शन। मैं किस परिस्थिति में हूँ, किस स्थिति में हूँ, अगर मैं कोई ज्ञान सीख रही हूँ तो जो उस समय मैं देख रही हूँ मैं उसको वैसा ही सीख लूंगी। ठीक है, जैसे ग्लास में हम, पानी के भरे ग्लास में हम एक स्ट्रॉ डालें तो वो हमें तिरछा नजर आता है, पर वो होता नहीं है, पर वो हमें कैसा नजर आता है, टेढ़ा नजर आता है। तो ये लोअर नॉलेज है, ये अपरा विद्या है। वो हमें जैसा हम देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, वैसा ही हम उस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं। तो ये स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ नोअर के ऊपर भी डिपेंड करता है इस नॉलेज को सीखना, कि मेरी मनोस्थिति, मेरी मानसिक स्थिति उस समय कैसी है। तो इसलिए ये आसानी से जो है वो करप्ट हो सकती है, या हम इसको इल्यूशनरी भी कहते हैं, अनरिलायबल भी कहते हैं। उसके बाद अपरा विद्या फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंट अर्थली और प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज अबाउट दी अपरा विद्या। उसके बाद हम अगर बात करते हैं परा विद्या की, जिसको हम हायर नॉलेज कहते हैं, ये इट क्रॉसेस द बॉर्डर्स ऑफ सेंस। वहां पे हम और आगे बढ़ जाते हैं जब हमें सेंसरी परसेप्शंस की उतनी जरूरत नहीं होती, हमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। हम ये जानना चाहते हैं कि आ, हमारा हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो सब सीखने के लिए हम क्या, किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रिविलेशन, जो हमने पीछे बात की थी, प्रगट ज्ञान, और रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये हायर लेवल की नॉलेज हमें इन चीजों से मिलती है, इंट्यूशन से, प्रगट ज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन से, इंस्पिरेशन से। ये सारे प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से हम हायर नॉलेज या पराविद्या को पा सकते हैं। और हायर नॉलेज रेफर्स टू ग्रोइंग इनवर्ड, क्योंकि जो अपरा विद्या है वो हमें भौतिक जगत में आगे बढ़ने में मदद करती है, पर जो परा विद्या है वो हमारे को इनवर्ड ग्रो करने में मदद करती है। हम इनर सेल्फ को डिस्कवर करते हैं। इनर यूनिटी थ्रू इनर विजन एंड इंट्यूशन इज द परा विद्या। तो हायर नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ, and to be more precise, it unveils the self. It is the pure knowledge of reality and truth, or we call it as ultimate knowledge or Brahma Gyan, which is achieved through self realization. So these were the kinds of knowledge in which we have covered a priori knowledge, posteriori knowledge, revealed knowledge, explicit knowledge, tacit knowledge, then after that, embedded knowledge, and disciplinary knowledge, indigenous knowledge, scientific knowledge, course content knowledge, apara and para vidya. So this was all about the types or kinds of knowledge. I hope that you must have liked the lecture. Thank you so much. See you in the next